नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के YouTube चैनल पर। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शिक्षण कौशल की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग शिक्षण कौशल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर शिक्षण कौशल में काफी टॉपिक्स हमने कवर भी कर लिए हैं। आपका कुछ ही टॉपिक्स बचा हुआ है, उनको भी हम धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। आप सब आई होप बहुत अच्छे से उसको पढ़ रहे होंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आज की क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि यहाँ पर लेखपाल, यूपीपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए संपूर्ण कोर्स पूर्णतः फ्री लेकर आया है आप सभी के लिए एग्जाम कोच। जिन टीचर से आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा करते थे या पढ़ा करते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, उन्हीं टीचर्स से आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे पढ़ सकते हैं। आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होगा सिवाय आपके डेटा के। डेटा एग्जाम कोच आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने फोन में एक रिचार्ज कराना है। और इन सभी टीचर से जिनको आप महंगी महंगी फीसें देकर ऑफलाइन में पढ़ा करते थे, अब एग्जाम कोच की तरफ से आप इनको फ्री में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग, आइए मिलते हैं अपने टीचर से। तो ये रहेगी आपकी फैकल्टी। अखिलेश सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। अखिलेश सर रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। मनोज सर, आपके वही पुराने मनोज सर, आपको ईवीएस और साइंस पढ़ाएंगे। अरुण सर आपके लिए हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस लेंगे। अरुण शुक्ला सर आपको हिंदी पढ़ाएंगे, काफी एक्सपीरियंस टीचर हैं। मैं आप यानी कि आपका नीतीश सर आपको सीडीपी का तीनों पोर्शन, बाल विकास, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल, ये तीनों मैं आपको लेके आऊंगा, आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अरुण शर्मा सर जो कि जीएस एक्सपर्ट हैं, आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस का संकलन देंगे। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो कि आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपके पवन सर हैं जो कि सीडीपी और इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। ये आपको सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस, ये सब आप सीडीपी के लगभग प्रीवियस ईयर पेपर सर ने करा दिए हैं। इस वक्त इंग्लिश का प्रीवियस ईयर सर करा रहे हैं। ये है आपके चंद्रा सर जो आपको संस्कृत, आपकी कंप्लीट संस्कृत जो आपको सबसे टफ लगा करती थी, वो अब आपको बिल्कुल आसान लगेगी। चंद्रा सर आपको ऐसी धुआंधार मजेदार संस्कृत पढ़ाने वाले हैं कि आप बाकी सब्जेक्ट छोड़ के संस्कृत पढ़ने वाले हो। फिर लास्ट में बचते हैं आपके सबसे महाधुरंधर सर, जिनको आप फोटो देख के ही पहचान गए होंगे कौन है आपके। ये हैं आपके सोनी सर वाले सोनी सर जो आपको रोज रात में 9 बजे मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। साथ ही दिन में मिलते हैं आपको 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक वाली क्लास में। बस आपको ये संपूर्ण कोर्स पूर्णतः फ्री मिल रहा है, तो उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या करना है, आपको ये दोनों के दोनों नंबर दिख रहे होंगे। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को अपने मोबाइल में एग्जाम कोच के नाम से सेव करना है। और फिर क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद आपको लिखना है, वहां पर क्या लिखना है आपको लिखना है अपना नाम। जैसे मान लीजिए मेरा नाम नीतीश है, तो मैं लिखूंगा नीतीश। मुझे कोर्स चाहिए सुपर टेट का, तो मैं लिख दूंगा एस टेट। या मान लीजिए मुझे कोर्स चाहिए यूपीपी का, तो मैं यूपीपी लिख दूंगा। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 15 दिन मई से आपकी क्लासेस ऐप पर चलने लगेंगी। तो ऐप पर ज्वाइन होने के लिए भैया आपका नाम पता तो हमको पता ही होना चाहिए। तो बस वही बात है कि उतना सा जानने के लिए आपको इतनी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि अपना नाम और अपना नंबर लिखना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको मेरी क्लास 12 बजे, शिक्षण कौशल की क्लास आपको रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में 12 बजे आपको मेरी क्लास मिलती है शिक्षण कौशल की, ये रिकॉर्डेड रहती है। फिर आपको 2 बजे मेरी क्लास मिलती है, ये लाइव रहती है। सीडीपी की क्लास, बाल विकास की क्लास होती है जिसमें हम लोग अधिगम अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं आपको मिलता हूं प्रैक्टिस क्लास में, जहां पे मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाता हूं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की। मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं ढेर सारे क्वेश्चंस की। तो बेटा ये रहा टोटल कुल मिला के आज का आपका फंडा। इस फंडे को हम लोग करेंगे बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षण के सूत्रों की। आज की क्लास में हम लोग बात किसके बारे में बेटा करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे शिक्षण के सूत्रों के बारे में। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्रों की हम लोग को बात करनी है। अगर हम लोग बात करें बहुत ही अच्छे से शिक्षण के सूत्रों की, क्या होते हैं शिक्षण के सूत्र,
तो याद रखिएगा कि शिक्षण के सूत्र को हम लोग अगर इसका अंग्रेजी वाला नाम जाने तो इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है आपका मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का। आप सब लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। अगर मैं आपको अभी एक एग्जांपल दूं, आपको नाम सुन के समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं, पर अगर मैं आपको अभी इसका एक नॉर्मल सा नाम बताऊं, एक शिक्षण सूत्र बता दूं, तो आपको याद आ जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व से अंश की ओर, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुन रखी है ना। तो बस वही है, ज्ञात से अज्ञात की ओर वाला, पूर्व से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। अगर इन सब चीजों की हम लोग बात कर लें तो यही सारी चीजें हैं आपकी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, या शिक्षण के सूत्रों में यही सारी चीजें आपके लिए कवर की जाती हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सामान्य सी हम लोग परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं सामान्य अर्थ में। अगर हम लोग बात करें कि सामान्य अर्थ में इसको परिभाषित करें तो क्या कहते हैं हम लोग, शिक्षण सूत्र को क्या कह सकते हैं, आइए देखते हैं। सामान्य अर्थ में, सामान्य अर्थ में शिक्षण सूत्र क्या है कि सामान्य अर्थ में शिक्षण सूत्र का अर्थ, शिक्षण सूत्र का अर्थ उन उसूलों से है, शिक्षण सूत्र का अर्थ उन उसूलों से है। क्या है, सामान्य अर्थ में शिक्षण सूत्र का अर्थ उन उसूलों से है जिन्हें मार्गदर्शन में रखकर, जिन्हें मार्गदर्शन, जिन्हें मार्गदर्शन में रखकर, जिन्हें मार्गदर्शन में रखकर एक शिक्षक को, एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए मतलब उन वसूलों से हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि ये वो कुछ नियम, कायदे, कानून है जिनसे अगर हम लोग जिनको ध्यान में रखें तो हम लोग अपनी टीचिंग को और बेहतर बना सकते हैं और बढ़िया से हम लोग अपने बच्चे को समझ सकते हैं, अपने बच्चे को उन चीजों को समझा सकते हैं। अपने छात्रों को हम भी समझेंगे और वो भी हमको बहुत अच्छे से समझेंगे अगर हम इन सूत्रों को ध्यान में रखेंगे। सामान्य अर्थ में शिक्षण सूत्र का अर्थ उन उसूलों से है जिन्हें मार्गदर्शन में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। ये हो गई आपकी एक सामान्य सी परिभाषा बेटा। इसके बाद हम लोग एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा देखेंगे जिनका नाम है रेमंड। एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार ये आपकी सामान्य परिभाषा थी। अब हम लोग रेमंड के अनुसार एक परिभाषा देखेंगे। क्या कहना है रेमंड साहब का? तो रेमंड साहब कहते हैं कि शिक्षण सूत्र वास्तव में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं जिनसे किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सहायता मिलने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। शिक्षण सूत्र वास्तव में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, पथ प्रदर्शन का कार्य। शिक्षण सूत्र वास्तव में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं जिनसे किसी सिद्धांत को, जिससे किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने, जिससे किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सफलता मिलती है, जिससे किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने
में सहायता मिलती है। सफलता नहीं बेटा, सहायता होगा, में सहायता मिलती है, में सहायता, जिससे किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सहायता मिलती है। शिक्षण सूत्र वास्तव में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जिससे किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सेम परिभाषा है जैसे हम लोगों ने सामान्य अर्थ वाली परिभाषा देखी बेटा, बिल्कुल वैसी ये भी परिभाषा है कि यहां पर भी मैंने वही कहा कि ये उन वसूलों को जो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, ये पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर एक शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो क्या होगा, अगर एक शिक्षक शिक्षण करेगा तो व्यवहार में उतारने में सफलता मिलती है। सेम बातें हैं, कुछ बस एक दो शब्दों का हेर फेर किया है यहां पे रेमंड जी ने, ठीक है, या फिर हमने किया है, रेमंड जी ने जो कि पहले कहा था, हमने बाद में कहा, तो हमने इन शब्दों में हेर फेर किया होगा, रेमंड जी को कहेंगे नहीं कुछ यहां पे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ी सी कहानी मैं आपको और बताता हूं। ये जो शिक्षण के सूत्र हैं बेटा, ये कोई शिक्षण के सूत्र वास्तव में थे ही नहीं, ये शिक्षण के सूत्र वास्तव में कुछ थे ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, आपके दो मनोवैज्ञानिक हैं, एक का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, आपके दो मनोवैज्ञानिक हैं, पहले का नाम क्या है हर्बर्ट स्पेंसर और दूसरे मनोवैज्ञानिक का नाम है कमेरियन। क्या नाम है, कमेरियन, कमेडियन नहीं कमेरियन। इन दोनों ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के लिए कुछ नियम बना डाले कि हम पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे, इन चीजों को ध्यान रख के पढ़ाएंगे। तो इन्होंने कुछ नियम बनाया, उन्हीं को बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना गया, ठीक है, इन्हीं को बाद में शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना गया। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर, वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर और कमेरियन, वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर और कमेरियन दो मनोवैज्ञानिक हैं, बस हर्बर्ट स्पेंसर और कमेरियन ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया, अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के लिए कुछ नियम बनाए, के लिए कुछ नियम बनाए, बाद में उन्हीं नियमों को शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना गया। बाद में उन्हीं नियमों को शिक्षण सूत्रों के नाम से, शिक्षण सूत्रों के नाम से जाना गया। बाद में उन्हीं नियमों को शिक्षण सूत्रों में के नाम से जाना गया, ठीक है बेटा। तो वाकई में क्या मैंने आपको जैसा पहले कहा था, बिल्कुल वही कहानी है कि वाकई में वैसे अगर हम रियलिटी में देखें तो शिक्षण सूत्र नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। हुआ क्या कि हर्बर्ट स्पेंसर और कमेरियन ने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के लिए कुछ नियम बनाए थे, कोई किसी को दिया नहीं था, अपने लिए, अपने पढ़ाने के लिए कुछ नियम बनाए थे, और बाद में हम लोगों को वो नियम बहुत अच्छे लगा कि हाँ ये तो काम की बात है। तो उन्हीं नियमों को हम लोगों ने शिक्षण सूत्रों के नाम से अपना लिया, शिक्षण सूत्रों के नाम से पूरे शिक्षण कौशल में इसको लागू कर दिया कि एक तरह का ये क्या है, एक तरह का ये शिक्षण कौशल है, ठीक है बेटा। कितने प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं तो देखते हैं हम लोग इसको भी। वास्तव में उनके द्वारा दिए गए शिक्षण कौशलों
वास्तव में उनके द्वारा दिए गए शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी है? 11 है। 11 तरह के शिक्षण कौशल महोदय ने बताए। किसने बताए? हर्बर्ट स्पेंसर और कमेरियन ने टोटल कितने बताए? तो इन्होंने टोटल 11 प्रकार के शिक्षण कौशल बताए हैं। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। टोटल 11 तरह के शिक्षण कौशल बताए इन्होंने। अब वो कौन कौन से शिक्षण कौशल बताए इन्होंने, उनको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल से शिक्षण कौशल है, सबसे आप वाली बात परिचित रहे होंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही जल्दी आपको ये सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। पहला जो शिक्षण कौशल है इनका, वो है सरल से कठिन की ओर। मतलब क्या हुआ? सरल से कठिन की ओर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। बस याद रखना कि कितने शिक्षण कौशल हैं, और कभी खुदा ना खास्ता कभी पूछ ले कि सरल से कठिन की ओर क्या होता है, तो आप बहुत आसानी से समझा लोगे कि पहले आसान चीजें बालक को हम लोग बताते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ते हुए कठिन चीजों पे आते हैं। भाई बच्चे को पहले क्या करते हैं? पहले बच्चे को एक अंक का जोड़ सिखाते हैं। बेटा 2 + 2 होता है 4। फिर जब ये सीख जाता है 2 अंक वाला, तब उसको सिखाते हैं 32 + 32। फिर वो बताता है 64। फिर बताते हैं 9, 92 और 94। इतना जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? मतलब यहां पे 9 9 18 हो जाएगा ना, तो ये वाला 4 2 6 186। फिर इस तरह का सिखाते हैं। फिर इसी तरह से स्टेप बढ़ाते रहते हैं। फिर लास्ट में उसको सिंप्लीफिकेशन, यहां पे गुणा, यहां माइनस, यहां मल्टीप्लिकेशन, यहां सब्ट्रैक्शन, फिर इस तरह वाले सवाल उसको बताते हैं हम लोग। तो कुल मिला के पहले सरल चीजें सिखाते हैं और फिर धीरे धीरे कठिन चीजें बालक को हम सिखाते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको समझना चाहें तो कैसे कह सकते हैं, उसको समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि पहले हासिल नहीं, पहले बिना हासिल के, पहले बिना हासिल, बाद में हासिल वाले सवाल। बाद में हासिल वाले सवाल। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दूसरा शिक्षण का सूत्र बनता है बेटा, वो बनता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर का क्या मतलब हुआ बेटा? बताना आप लोग जरा, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर अगर हम लोग बात करें तो क्या मतलब होगा? जैसे बालक को जो चीजें ज्ञात हो, जो चीजें पता हो, उनका प्रयोग करके बालक को जो चीजें ना पता हो वो सिखाना क्या होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसको खिलाना पिलाना पहले शुरू करते हो, पढ़ाना बाद में शुरू करते हो। घर पे एक फल आता है ऐसे, आपने बताया बेटा क्या आया है? आम आया है। बेटा क्या आया है? आम आया है। आम बच्चे को रोज बताते थे। अब बच्चा जब भी आम देखता है तो वो जान लेता है कि आम ऐसे होता है। जैसे आम दिखाओगे, कहेगा मम्मी आम, मम्मी आम। अब आम में बड़ा आ होता है, तो इस आम के जरिए बच्चे आम जानता है, और उसके जरिए आप जब उसको बड़ा आ सिखाना चाहते हैं तो क्या हुआ? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जांपल? जैसे आपने बच्चे को सबसे पहले दिखा दिया इंडिया गेट की फोटो, इंडिया गेट या रेड फोर्ट, लाल किला की फोटो, लाल किला की फोटो। अब आप बच्चा ये जानता था कि लाल किला दिल्ली में है, एक लाल किला एक इमारत है और ये दिल्ली में है। लाल किला जब वो दिल्ली घूमने गया था तो आपने उसको लाल किला दिखाया था, तो वो इतना उसको पता था कि लाल किला कहां है? दिल्ली है। अब आप इस जानकारी के जरिए बालक को यह सिखाना चाहते हैं
कि भारत की राजधानी भी तो बेटा दिल्ली है, भारत की राजधानी भी तो दिल्ली है बेटा। क्यों? भारत की राजधानी, अब ये और ये दोनों कहां है? दिल्ली है। जब दिल्ली गया था तो लाल किला दिखाया था, अब लाल किला वाली याद उसके दिमाग में है कि जहां पे लाल किला है वो दिल्ली है, जहां पे लाल किला है वो दिल्ली है, और जहां पे लाल किला है वही भारत की राजधानी है, यानी कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो ये हो गया बेटा आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या हो गया? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे, बड़ा आ सिखाने के लिए आम का प्रयोग, बड़ा आ सिखाने के लिए आम का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे अब हम लोग। हमारा तीसरा शिक्षण का सूत्र जो है वो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। क्या है? स्थूल से सूक्ष्म या मूर्त से अमूर्त बोलते हैं जिसे, ये वाला नाम आप लोग ज्यादा परिचित हो, यही लिख लो, मूर्त से अमूर्त की ओर। अच्छा, मूर्त में जो चीजें बालक देखता है, आंखों के सामने होती हैं, वो मूर्त होती हैं, और बालक जो चीजें नहीं देखता है, जो दिखती नहीं है, उनको अमूर्त कहते हैं। ठीक है। अब मान लिया कि कोई बच्चा है, कोई एक लड़का है, मेरे 10 रुपए मेरी जेब से गिरे, मेरी जेब से 10 रुपए गिरे, और वो लड़का उठा के लाए दे दिया, भैया आपके 10 रुपए गिर गए, चाचा आपके 10 रुपए गिर गए। अब यहां पे हम दूसरा बच्चा जो मेरे बगल में खड़ा है उसको दिखा, देख लो, इसको ईमानदारी कहते हैं। कितना ईमानदार लड़का है बेटा। जब कोई किसी के पैसे लाके दे दे, चोरी बेईमानी ना करे, उसको पता था ये मेरा पैसा नहीं है, चाहता तो रख भी सकता था क्योंकि मैंने तो देखे नहीं थे, लेकिन उसने खुद से लाके ये पैसे मुझे वापस कर दिए। तो यानी कि बेटा इसके अंदर कौन सा गुण है? ईमानदारी का गुण है। ईमानदारी बेटा बहुत अच्छा गुण होता है, ईमानदारी बहुत अच्छा गुण होता है। जब ऐसे हम बालक को समझाने लगे तो क्या होगा? वो होगा ईमानदार। कि हम क्या कर रहे हैं यहां पे? मूर्त से ईमानदारी का गुण दिखा के, अब ईमानदारी तो दिखती नहीं है, ईमानदारी तो दिखती नहीं है, लेकिन ईमानदार बालक तो आपके सामने है ना, वो दिख रहा है, वो बच्चा आपकी आंखों के सामने है, वो आपको दिख रहा है। तो ईमानदार बालक को दिखाकर हम ईमानदारी को समझाना चाहते हैं कि ये गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ईमानदारी का गुण होता है। समझ में आई बात? चलिए, तो मूर्त से अमूर्त की ओर है ये बेटा आपका ईमानदार बालक। ईमानदार बालक दिखाकर ईमानदारी समझाना। ईमानदार बालक दिखाकर ईमानदारी समझाना। समझ में आएगी बात? आएगा ये बात समझ में बेटा कि मूर्त से मूर्त क्या होता है? देखो, मूर्त क्या होता है? जो दिखता है। यहाँ पे कौन दिख रहा है? ईमानदार बालक। अमूर्त कौन है? जो नहीं दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो कौन है? ईमानदारी। ईमानदारी दिखती नहीं है, तो मूर्त वस्तु दिखाकर जब आपको अमूर्त चीज समझाने का प्रयास हो रहा हो तो क्या होता है? कौन सा शिक्षण सूत्र? मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर क्या होता है? पूर्ण से अंश की ओर। चौथा, पूर्ण से अंश की ओर। अच्छा बेटा, तो पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है ये बता दो मेरे बेटा। पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है बता दो भैया, लल्ला मुन्ना बच्चा बता दो। पूर्ण से अंश की ओर क्या होता है बता दो जल्दी से। तो पूर्ण से अंश की ओर अगर हम लोग बात करें तो जब आपको पूरी समस्या बताई जाए और फिर उस समस्या को टुकड़े टुकड़े में करके, मतलब अब हम जैसे मान लिया कि आपको सबसे पहले ये पूरा पेड़ समझाएंगे। आपको ये पूरा पेड़ है, मान लीजिए मेरा पेड़ है ये, आपका नहीं होगा, आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आप वाला नहीं है, मेरा वाला ये पेड़ है और यहां से इसकी टहनियां निकली हैं और टहनी में सिर्फ सीधे एक ही पत्ती लगा दी है हमने। ठीक है, तो ये मान लिया ये मेरा पेड़ है। अब यहां से हमने ब्रांचेस निकाल दी इसकी, ये अब इसमें सब में हम पत्ती लगाएंगे। इस वाले में थोड़ा दूसरे टिपिकल टाइप का पेड़ है बेटा मेरा, ऐसे पेड़ आप लोग नहीं देखे होंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, ये
अब ये इस वाले पेड़ एक ब्रांच में एक पत्ती और इधर एक ब्रांच में कई पत्ती है, ठीक है। तो अब आपको मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं, मान लिया यहां पे फल भी लगा है आम का, आम अनार संतरा जो भी हो, फल है, क्या है, फल है। और फल के अंदर क्या है, ये इसकी बीज है फल की, ठीक है। तो अब आप देखिए पूर्ण से अंश की ओर जब आपको सबसे पहले सिखाया जाता है तो क्या सिखाया जाता था, क्या आपको डायरेक्ट ये बताया गया कि बेटा ये पेड़ है, मतलब ये बताया गया दिस इज लीव्स, दिस इज ट्री, दिस इज लीव्स, ये पत्ती है, ये डाल है, ये तना है, ये गुर्दा है, जो भी है, इस तरह से नहीं सिखाया गया। जब सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आया तो क्या आया, सीधा का सीधा पूरा का पूरा एक पेड़, बेटा दिस इज ए ट्री। ट्री के बाद क्या बताया गया बेटा, अब यहां से देखो खेला कितना होता है आप लोगों के साथ बचपन में। सबसे पहले एक नॉर्मल सी भाषा में सिखाया आपको कि बेटा ये एक पेड़ है, और फिर बताए बेटा ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये सहतूत का पेड़ है। और फिर खेल खेल गए आपके साथ, बेटा इस पेड़ में देख लो अलग अलग जो ये टहनियां हैं इनको ब्रांचेस बोलते हैं, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको ट्रंक बोलते हैं, ये जो है इसको लीफ बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं। फिर इसमें बेटा फल आते हैं, फल में क्या होती है, सीड्स होती हैं। इतनी कहानी बताए आपको, लेकिन पहले सबसे पहले क्या बताए कि बेटा ये क्या है, ये बेटा एक पेड़ है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया, पूर्ण जानकारी दी गई। फिर किसकी तरफ ले गए, उसके पार्ट्स की तरफ ले गए, अंश की ओर ले गए। एक आपने वो भी पढ़ रखा है, गेस्टाल्टवाद का नाम सुना होगा आपने, आपने पढ़ रखा है, मैंने ही पढ़ाया है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। क्या होता था गेस्टाल्टवाद में, गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, पूर्ण से अंश की ओर जाने की बात कौन करता है, पूर्ण से अंश की ओर जाने की बात करता है आपका गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टिज्म किसकी बात करता है, पूर्ण से अंश की ओर जाने की बात करता है आपका गेस्टाल्टवाद। तो गेस्टाल्टवाद की ही देन है ये जो हमारा जो शिक्षण सूत्र है, पूर्ण से अंश की ओर, ये किसकी देन है, गेस्टाल्टवाद की देन है। पूर्ण से अंश की ओर ये किसकी देन है बेटा, तो ये है गेस्टाल्टवाद की देन, गेस्टाल्टवाद की देन है, गेस्टाल्टवाद की देन है बेटा, ठीक है। और इसके बाद हम और देखेंगे इसमें क्या होता है, पहले संपूर्ण वस्तु दिखाते हैं फिर पार्ट्स, पहले पूरी वस्तु फिर पार्ट्स, ठीक है। और अब चलेंगे हम लोग अपने पांचवें शिक्षण सूत्र की तरफ। पांचवा शिक्षण सूत्र हमारा क्या है बेटा, अनिश्चित से निश्चित की ओर चलना है। अनिश्चित मतलब जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तब अनिश्चित रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एक निश्चित टॉपिक की तरफ, ये नहीं कि अभी आम की बात कर रहे थे अब अमरूद की बात कर रहे हैं और फिर आलू की बात करने लगे फिर टमाटर की बात करने लगे, ऐसे नहीं। शुरू करेंगे तो अनिश्चित रहेगा, सारे फलों का एक डिस्कशन शुरू करेंगे, उसमें हमको पढ़ाना आम था, आम, तो अब हम मुद्दे की चीज पे आ जाएंगे, किस पे, आम की बात करेंगे। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर चलेंगे, अनिश्चित से निश्चित की ओर चलेंगे, ठीक है। कार्य का कारण जानने पर हम किधर हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। पहले हम लोग बच्चे को क्या बताते हैं कि बेटा बाप के हमारे शरीर में दांत होते हैं। अब पहले बच्चे को क्या बताएंगे, सबसे पहले बच्चे को बताएंगे कि मुंह में दांत होते हैं। अब एक ये बताइए कि हमारे मुंह में कई ढेर सारे दांत होते हैं। जब परिचय करा रहे थे तो अनिश्चित थे, उसको बताइए कि हमारे मुंह में कई ढेर सारे दांत होते हैं बेटा। जब बच्चे ने जान गया कि हाँ बेटा हमारे मुंह में दांत होते हैं, ये देखो आ गए दांत, ये दांत हैं। अब उसको क्या बताएंगे, बेटा हमारे मुंह में मैक्सिमम 32 दांत होते हैं। अब उसको बेचारे को एक और आफत दे दी, उसको संख्या भी याद करनी है कि निश्चित होते हैं हमारे मुंह में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितने दांत हो सकते हैं, तो हमारे मुंह में मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 32 दांत हो सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, मुंह में दांत
जानने वाले बालक का 32 दांत जानना। मुंह में दांत जानने वाले बालक का 32 दांत जानना। ठीक है बेटा। फिर चलिए उसके बाद बात करते हैं अपने छठे सूत्र की। छठा सूत्र हमारा क्या है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अब क्या होता है बेटा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर क्या होता है बताइए? देखो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का क्या क्या मतलब हुआ कि पहले क्वेश्चंस आपसे वहां से पूछे जाएं जो चीजें आपके लिए बिल्कुल ही फैमिलियर हो, जिनके बारे में आप जानते हो। ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हो। ठीक है, ये हुआ आपका प्रत्यक्ष। उसके बाद होगा आपका अप्रत्यक्ष। ठीक है, पहले हम प्रत्यक्ष चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, बाद में किसके बारे में जानते हैं? अप्रत्यक्ष चीजों के बारे में जानते हैं। ठीक है बेटा, तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। ठीक है, जैसे शुरुआत में जो चीज हम देख ले रहे हैं उनसे प्रश्न पूछेंगे। शुरुआत में प्रत्यक्ष प्रश्न, बाद में अप्रत्यक्ष प्रश्न। चलिए इसको लिख लेते हैं। शुरुआत में प्रत्यक्ष प्रश्न, बाद में अप्रत्यक्ष, बाद में अप्रत्यक्ष प्रश्न। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका छठा वाला टाइप। अब हम लोग चलेंगे अपने सातवें टाइप की ओर। ठीक है, हमारा सातवां टाइप कौन सा है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर हमको बात करनी है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसको कैसे होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। जैसे देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर समझते हैं हम लोग। जैसे कि आपको अलग अलग एग्जांपल्स दे। ठीक है, आपको मैं बताऊं। ठीक है, क्या बताऊं? जैसे मान लिया कि एक सीपीयू होता है, एक माउस होता है। बेटा सीपीयू किसका पार्ट है? मान लीजिए मेरी क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं। मैंने पहले पूछा बेटा सीपीयू किसका पार्ट है? उसने कहा कंप्यूटर। मैंने कहा बेटा माउस किसका पार्ट है? उसने कहा सर कंप्यूटर। मैंने कहा मॉनिटर किसका पार्ट है? उसने कहा सर कंप्यूटर। मैंने कहा कीबोर्ड किसका पार्ट है? उसने कहा सर कंप्यूटर। मैंने कहा बेटा प्रिंटर किसका पार्ट है? उसने कहा सर कंप्यूटर। यहां पे मैंने क्या किया कि विशिष्ट पार्ट। ठीक है, मैंने बात किसकी की? विशिष्ट पार्ट की बात की। अलग अलग पार्ट्स की मैंने बात की, लेकिन सबका कंक्लूजन, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल के आया? मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं? कंप्यूटर के बारे में बात करना चाहता हूं। मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं? तो कंप्यूटर के बारे में बात करना चाहता हूं। ठीक है बेटा, चलिए कंप्यूटर के बारे में बात करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया। तो अलग 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 उदाहरण, अलग अलग उदाहरण देकर, अलग अलग उदाहरण देकर क्या करना है? सभी से एक सामान्य निष्कर्ष निकलवाना है। सभी से एक, सभी से एक निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष, सभी से एक निष्कर्ष निकालना। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं तो और बेहतर समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर के पार्ट्स की बात करके कंप्यूटर के बारे में बताना।
के बारे में बताना। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका 7 आपके शिक्षण सूत्र हो गए। चलिए अब हम लोग बिना देरी किए अपना 8वां शिक्षण सूत्र देख लेते हैं, जो कि है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। क्या है? विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण। चलिए देखिएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, चलिए तो मैं इसको आपको लिखवा देता हूं, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बहुत ही आसान होता है आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, जब किसी विषय वस्तु को अलग अलग पक्षों को सरलता के लिए समझाना, विषय वस्तु के जब अलग अलग पक्षों को हम लोग सरलता के लिए समझाना और बाद में सभी पक्षों को जोड़ देना। जब हम चीजों को तोड़ मरोड़ कर जब हम चीजों को अलग अलग समझाते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? वहां पे विश्लेषण कर रहे होते हैं। और जब सभी को जोड़कर इकट्ठा पढ़ाएं तो क्या हो रहा होता है? संश्लेषण कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, किसी विषय वस्तु को सरलता के लिए, किसी विषय वस्तु को सरलता के लिए, किसी विषय वस्तु को सरलता के लिए क्या करना है? उसको तोड़कर, किसी विषय वस्तु को सरलता के लिए अलग अलग समझाना, बाद में सभी पक्षों को जोड़ देना। बाद में सभी पक्षों को जोड़ना। बाद में सभी पक्षों को जोड़ना। एग्जाम्पल, स्वर, व्यंजन, फिर शब्द। पहले स्वर पढ़ाया आपको, फिर आपको व्यंजन पढ़ाया, फिर लास्ट में लाके आपको क्या पढ़ाया बेटा? लास्ट में आपको मैंने लाके शब्द पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो चलिए हम लोग अपने 90 वाले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, कुछ दिक्कत कर रहा है ये। चल, हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तो हमारा क्या है नेक्स्ट? हमारा नेक्स्ट है बेटा 9वां। 9वां शिक्षण सूत्र कौन सा है? मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब क्या होता है बेटा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर? देखो, मनोवैज्ञानिक में हम लोग क्या करते हैं कि हम मनोवैज्ञानिक की जब भी बात करते हैं तो बालक की रुचि, पूर्व ज्ञान, उसका इंटरेस्ट कहां है, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, इन सब की जानकारी ले लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। और फिर उस हिसाब से कि उसकी रुचि कहां पे है, उसको पूर्व ज्ञान कितना है, हमको किस लेवल तक जाके पढ़ाना है, कितना बेसिक से शुरू करना है, कितना उसको अप रखना है, जब इन सभी चीजों की जानकारी हमारे पास हो जाएगी तो उस हिसाब से तर्क देकर बालक को जब हम समझाएंगे तो हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ठीक है, चलिए तो इसको भी लिख लीजिए। पहले बालक की रुचि, पूर्व ज्ञान, पहले बालक की रुचि, पूर्व ज्ञान आदि की जानकारी ले लें।
पहले बालक की रुचि, पूर्व ज्ञान आदि की जानकारी ले लें, फिर उसी अनुसार तर्क संगत पढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, 10वां वाला हमारा क्या होगा? 10th मनोवैज्ञानिक से तार्किक हो गया आपका। 10th है हमारा अनुभव से युक्ति या अनुभव से सूत्र की ओर। अनुभव से सूत्र की ओर। अब अनुभव से सूत्र की ओर क्या हुआ? हमको क्या करना है कि पहले डायरेक्ट शिक्षण के सूत्र पे नहीं आना है। यहां पे क्या कहता है कि पहले उन चीजों से बच्चे के जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं उसको बालक के अनुभव से कनेक्ट करिए। उसके रोजमर्रा के जीवन में जो वैसी घटनाएं हो रही हो, पहले उनके बारे में बात कर ले। पहले उनके बारे में बात करेंगे। जब बालक के अनुभव से, पूर्व अनुभव से आप कनेक्ट कर ले जाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए बालक को समझा पाना। ठीक है, इसीलिए कहा है पहले बालक के पूर्व अनुभव से कमेंट को समझे, फिर बाद में शिक्षण के सूत्रों का सहारा लेकर पढ़ाएं बालक को। ठीक है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं बेटा। बालक के रोजमर्रा क्या है? बालक के रोजमर्रा के अनुभव, बालक के रोजमर्रा के अनुभव को तर्क के सहारे सिद्ध करवाएं। को तर्क के सहारे सिद्ध करवाना, को तर्क के सहारे सिद्ध करवाना। ठीक है, चलो बेटा देखते हैं 11वां हमारा क्या रहने वाला है। 11वां हमारा क्या होगा? प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण, ये रहा आपका 11वां और यही रहा आपका लास्ट शिक्षण सूत्र जो आज की क्लास में रहेगा, और यही आपका लास्ट है भी बेटा। ठीक है, यही आपका लास्ट शिक्षण सूत्र है। चलिए देखते हैं प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण का मतलब होगा कि शिक्षण जो है, शिक्षण बालक की उम्र, लिंग, पूर्व ज्ञान, रुचि के अनुसार हो। ठीक है बेटा, समझ में आया? चलिए तो ये रहे आपके 11 शिक्षण सूत्र जो कि हमने आज की क्लास में लिया। चलिए एक एक करके सभी हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए शिक्षण सूत्रों की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने आपको रेमंड की परिभाषा बताई कि शिक्षण सूत्र वास्तव में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं जिससे किसी सिद्धांत को व्यवहार में उतारने में सहायता मिलती है। उसके बाद हम लोग ने बताया, मैंने आपको बताया कि हर्बर्ट स्पेंसर और कमेरियन ने शिक्षण सूत्र दिए हैं। इन्होंने 11 प्रकार के शिक्षण सूत्र बताए हैं आप लोगों को। उसके बाद हम लोग ने बात की थी 11 शिक्षण सूत्रों की। सबसे पहला शिक्षण सूत्र आपका था सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, अनुभव से सूत्र की ओर, और फिर लास्ट में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया प्रकृति का अनुसरण की। प्रकृति का अनुसरण कैसे करना है? तो प्रकृति के अनुसरण में बेटा कुछ भी नहीं है, बस बालक की उम्र, लिंग, पूर्व ज्ञान और रुचि का ध्यान रखते हुए हमको पढ़ाना है। तो ये रहे आपके 11 शिक्षण के सूत्र बेटा। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद।